अभी ना हम कुछ दिन से बहुत महंगे महंगे लैपटॉप रिव्यू करे थे, i7 4060 4050, मतलब 1 लाख से ऊपर वाला मसाला। अंडर 1 लाख भी हमने काफी रिव्यू कर दिया, लेकिन जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं जिनको डे टू डे टास्क करने, नॉर्मल काम करना है, अंडर 50,000 40,000 30,000 वाली ऑडियंस भी है इंडिया में बहुत, जिनको लैपटॉप की नीड है। और मेरे को कमेंट सेक्शन से बहुत पता लगा इन्फिनिक्स X2 स्लिम लैपटॉप, और इस लैपटॉप मिलती है तगड़ी तगड़ी चीजें, जैसे हमारे को SSD मिल जाएगी, 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिल जाएगी, वो भी फुल HD, एंड साथ में 11th जनरेशन प्रोसेसर जिसके अंदर i3 है जो अंडर 30,000 में आता है, और जो i5 है वो 39,000 का आता है। तो लोगों को लगा भाई ये कैसे दे रहे हैं 11th जनरेशन को भी इस प्राइस पॉइंट में, जहां पे लैपटॉप 40,000 50,000 के मिलते हैं दूसरे ब्रांड्स के। तो वो सारी कंफ्यूजन इस वीडियो में दूर करूंगा आपकी। और ये वाला लैपटॉप मेरे पास बहुत पहले आ गया था, तुमने मेरी बहुत सारी वीडियोस में ना बी रोल में देख भी लिया था कहीं पे, तो लोग कहते भैया रिव्यू कब आएगा, रिव्यू कब आएगा। कुछ इशू था इस लैपटॉप को लेके, तुमने वीडियो का टाइटल भी पढ़ लिया होगा कि कभी स्पेसिफिकेशन देख के लैपटॉप बाय नहीं करना चाहिए, वो सारा हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो हमें मिल जाता है कुछ ऐसा बॉक्स जैसे इन्फिनिक्स का आता है, सारे यहाँ पे लैपटॉप के कलर बनने के एकदम लग रहा है ना मैकबुक वाली लुक। और यहाँ पे हमारा लैपटॉप आ गया सफेद सफेद पैकिंग में, थोड़ी बहुत पुस्तक, एक टाइप सी टू टाइप सी केबल और एक 65 वॉट का पावर अडाप्टर। और भाई ये आ जाता है हमारा लैपटॉप। ओहो भाई साहब, सस्ती मैकबुक बाय इन्फिनिक्स। यहाँ पर जो हमारे को टॉप लिड मिलती है वो हमारे को मेटल की मिल जाती है, यहाँ पे इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है, और ये डुअल टोन में है, और इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन ठीक ठाक सही है, मतलब एक हाथ से ऐसे थोड़ा झटके देके खोलनी पड़ती है। और इंटीरियर सारा का सारा पॉलीकार्बोनेट में, एंड बिल्ड क्वालिटी भाई सॉलिड है इसकी। और यहाँ पे जो लैपटॉप का बेस है ना वो भी हमारे को मेटल का ही मिलता है, एकदम ठंडा ठंडा माहौल हो रखा। और ये एयर इनटेक के वेंट्स है, यहाँ पे हमारे को रबर ग्रिप्स वगैरह मिल जाएंगी। और यहाँ पे टॉप लिड फ्लेक्स आप देख सकते हो बिल्कुल ना के बराबर है। और यहाँ पे जो इसका कीबोर्ड फ्लेक्स है वो भी थोड़ा बहुत सही है, मतलब बिल्ड क्वालिटी के मामले में सॉलिड है लैपटॉप। और इसका स्क्रीन वॉबल हमारे को कुछ इतना मिल जाता है, जो ज्यादा नहीं है और कम भी नहीं है। और ये जो लैपटॉप है 14.8 mm थिक है एंड 1.2 kg के आसपास इसका वेट है। तो भाई थिन एंड लाइट कैटेगरी का लैपटॉप है, ज्यादा भारी नहीं है, एक हाथ से आराम से उठा सकते हो। तो स्कूल कॉलेज वाले स्टूडेंट्स हो गए या फिर जो डॉक्यूमेंट वाला काम करते हैं वो लोग सस्ता लैपटॉप देखते हैं, तो पढ़ाई वढ़ाई वाला एकदम स्टडी मटेरियल फुल। और लैपटॉप पतला था लेकिन फुल साइज के सारे छेद है इसके अंदर। लेफ्ट साइड में HDMI 1.4 का पोर्ट मिलता है, जिसके अंदर आप मैक्सिमम 2K 60 तक का आउटपुट ले सकते हो, एंड 4K 30 तक का भी। HDMI 2.0 2.1 है, फिर वो हाई एंड लैपटॉप में आता है। और एक USB 3.0 का पोर्ट मिल जाएगा, और साथ में एक टाइप सी पोर्ट है जो इसको चार्ज भी करता है एंड डेटा ट्रांसफर को भी सपोर्ट करता है, बट बेसिक वाला, फास्ट स्पीड वाला नहीं। एंड अगर ज्यादा बड़ी फाइल आप इधर उधर करते हो ना 100 GB के आसपास वाली, तो वो इस वाले पोर्ट से होती नहीं है। और राइट साइड में हमारे को केंजिंटन लॉक मिल जाता है, USB 3.0 का एक और पोर्ट मिल जाएगा, हेडफोन माइक जैक का कॉम्बो मिल जाता है, एक USB टाइप सी 3.0 का पोर्ट मिलता है, एंड एक माइक्रो SD कार्ड रीडर भी मिलता है। और जो दूसरा टाइप सी पोर्ट है ये फास्ट स्पीड डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करता है। और इस लैपटॉप के अंदर हमारे को 10 कीलेस कीबोर्ड मिलता है, क्योंकि काफी छोटा साइज में लैपटॉप हमारा। एंड ये हमारा सिंगल कलर बैकलाइट कीबोर्ड है, व्हाइट कलर की लाइट मिलती है इसके अंदर, और इसके लाइट की ब्राइटनेस की इंटेंसिटी और इवन लाइट को आप ऑफ भी कर सकते हो FN+F3 दबा के। और जो टाइपिंग एक्सपीरियंस है इसका कीबोर्ड का वो मेरे को बढ़िया लगा, मतलब जिस प्राइस पॉइंट का ये लैपटॉप है उसके हिसाब से मेरे को ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि दिखने में काफी हद तक मैकबुक वाली लुक है। टाइपिंग फील मैकबुक जैसी नहीं है, बट हाँ मजा तो आता है। और यहाँ पे कुछ ऐसा ट्रैक पैड हमारे को मिल जाएगा, ट्रैक पैड भाई स्मूथ है चलाने में, और मल्टी जेस्चर वगैरह को सपोर्ट करता है, फुली क्लिकेबल वाला है। अब बात करते हैं उस पार्ट के बारे में जिसका टाइटल से लेना देना है। सबसे पहले आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं, ये लैपटॉप आता है इंटेल कोर i5 1155 G7 प्रोसेसर के साथ, जो हमारा 4 कोर 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है, और साथ में मिल जाते हैं Iris Xe ग्राफिक्स। और Iris Xe ग्राफिक्स कितने कैपेबल हैं वो भी आपको गेम टेस्ट में दिखाता हूं। और 16 GB रैम मिलती है LPDDR4X 3200 MHz क्लॉक स्पीड वाली, और 512 GB की Gen 3 SSD के साथ ही आता है। एंड रीड एंड राइट स्पीड आप देख सकते हो, पीक Gen 3 वाली रीड एंड राइट स्पीड है। और कनेक्टिविटी के मामले में Wi-Fi 5 एंड ब्लूटूथ वर्जन 5.1। और हाँ MS ऑफिस इसके अंदर नहीं मिलेगा, इस रेट में MS ऑफिस जल्दी से मिलता नहीं है। एंड अब इसी के साथ साथ बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। Cinebench R23 के नंबर आप अपने सामने देखो भाई, 3344 मल्टी कोर एंड 1057 सिंगल कोर। फिर हमने Geekbench 6 भी निकाल के देखा, 4000 के आसपास मल्टी कोर एंड 1913 सिंगल कोर। और उसके बाद PC Mark 10 जिसका स्कोर 4000 के आसपास निकल गया। अब तुम में से जो लोग बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहे हो इस टाइम पे लैपटॉप खरीदने के लिए, तुम्हें पता होगा i5 11 जनरेशन के इस टाइप के स्कोर्स नहीं आते, जो 1155 G7 प्रोसेसर है ना इसके अंदर। उसका एक रीजन है, ये जो i5 11 जनरेशन प्रोसेसर है ना, इसकी बेस TDP 12 वॉट है, और मैक्सिमम ये 28 वॉट तक जा सकता है अगर चाहे तो। लेकिन हम यहाँ पे टेस्ट किया, Cinebench R23 को चलाया और उसके बाद HW Info में जाके इसकी डिटेल्स देखी, तो ये मैक्सिमम 15 वॉट तक ही जा रहा था, जिसकी वजह से स्कोर्स इतने कम आए। यानी कि जो प्रोसेसर है वो अंडर परफॉर्मिंग है इस लैपटॉप में, एक्चुअल i5 11 जनरेशन वाली प्रोसेसर नहीं है। उसका एक और प्रूफ है, हमने लगभग 1 साल पहले Asus VivoBook K15 OLED का रिव्यू करा था, उसके अंदर भी i5 11 जनरेशन प्रोसेसर था, और उसके Cinebench के आप स्कोर्स देखो, 5600 के आसपास मल्टी कोर निकल के आए एंड 1142 सिंगल कोर, क्योंकि वो पूरी वॉटेज पुश कर रहा था। एंड इस प्रोसेसर के बेंचमार्क्स को रीवेरीफाई करने के लिए हमने नोटबुक चेक की वेबसाइट भी चेक करी। यहाँ पे आपने सामने देख सकते हो 1155 G7 के मल्टी कोर सिंगल कोर के स्कोर काफी ज्यादा है Cinebench R23 के भी, एंड इवन Geekbench 6 के भी, जो कि कहीं से कहीं तक भी इस लैपटॉप से मैच नहीं खा रहे। एंड फिर मेरे माइंड में डाउट आया कि हो सकता है मेरी यूनिट खराब हो। एक्चुअली इससे पहले जो लैपटॉप आया था ना, मेरे पास ब्लू कलर वाला आया था, और फिर वो मैंने Infinix को बोल के चेंज करवाया। मैंने मुझे लग रहा है कोई परफॉर्मेंस में दिक्कत है, तो आप दूसरा भेजो, दूसरा चलाया फिर वो इसे। फिर मैंने Infinix के रिव्यूज भी चेक करे, जो और लोगों ने
ने सेम लैपटॉप के रिव्यू पोस्ट कर रखे हैं ना, उसमें भी जो उनके बेंचमार्क स्कोर्स है काफी कम आ रहे हैं। ये लैपटॉप अंडर परफॉर्मिंग है, एक्चुअल i5 11 जनरेशन ये है ही नहीं। और यहाँ पे रियल लाइफ परफॉर्मेंस की बात करो तो भाई 1080p वाली वीडियो एडिटिंग हमने इसके ऊपर करके देखी, ये झेल ही नहीं पा रहा था, बहुत ही लैगी एक्सपीरियंस, बिल्कुल टाइमलाइन अटक जा रही थी। और हमने इसके ऊपर फोटोशॉप भी चला के देखा था, फोटोशॉप इसके ऊपर ठीक ठाक चल गया था, इतनी लेवल की परफॉर्मेंस तो दे रहा था। बट वही बात है, फोटोशॉप में भी जैसे ज्यादा लेयर आती रहेंगी, ज्यादा हाई क्वालिटी की इमेज आप इंपोर्ट कर दोगे तो वहां पे लैग मिलेगा। उसके अलावा मल्टीटास्किंग आपको करनी हो, बहुत सारे टैब्स आपको खोलने हैं, आपको कोई ऑफिस वाला काम करना है, वो वाला काम ये लैपटॉप इजीली करवा देगा। ज्यादा हेवी टास्क इससे उम्मीद मत करना। अगर आप एक स्टूडेंट हो ना तो बेसिक लेवल वाली कोडिंग आप इसके ऊपर कर सकते हो। अगर आपके दिमाग में आ रहा हो ना कि भाई आयरिस XeS के अंदर तो हम इसके अंदर ऐप डेवलपमेंट वगैरह कुछ कर लेंगे, उस लेवल तक की नहीं हो पाएगी, बहुत ज्यादा लैगी एक्सपीरियंस मिलेगा क्योंकि इसका CPU इतना कैपेबल है ही नहीं। और बाकी बेसिक काम करने हो, आपको नॉर्मल एप्लीकेशन वगैरह चलानी हो, OTT वगैरह देखना हो, YouTube वगैरह आप देखना चाहते हो उसके अंदर, उन सब कामों के लिए ये लैपटॉप एकदम बढ़िया है। उसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मीटिंग वगैरह ले लिया, हिसाब किताब कर लिया, MS ऑफिस वगैरह चला लिया। और इसके CPU की असली औकात देखने के लिए हमने इसके अंदर गेम टेस्ट भी करके देखे, क्योंकि i5 11 जनरेशन में Valorant और GTA 5 बढ़िया चलता है। K15 OLED वाली वीडियो में हमने टेस्ट कर रखा था। यहाँ पे हमने सबसे पहले चलाया Valorant, सेटिंग्स रखी लो क्वालिटी पे और वैसे 1080p पे टेस्ट कर दिया था जो इसकी अपनी डिस्प्ले है। और भाई आप यहाँ पे देख सकते हो मुश्किल से 50-60 FPS निकाल के दे रहा है। उसका रीजन भी है, ऊपर आप देख सकते हो इसका जो CPU है ना मैक्सिमम 7 to 8 वॉट तक की पावर ड्रॉ कर रहा है, जबकि i5 11 जनरेशन आराम से 25 से 30 वॉट तक जाता है। क्योंकि साइड बाय साइड आप देख सकते हो K15 OLED की क्लॉक स्पीड देख लो और उसकी वॉटेज 28 वॉट तक जा रही है। तो यहाँ पे साफ डिफरेंस पता लगता है कि बहुत ही ज्यादा अंडर परफॉर्मिंग CPU है इसका। फिर हमने टेस्ट किया GTA 5 1080p पे टेस्ट कर रहे हैं, सेटिंग्स को रखा नॉर्मल पे, नॉर्मल वेरियाई का मिक्सर यूज कर रहे थे और यहाँ पे भी कोई वोल्टेज पुश नहीं कर पा रहा था। मुश्किल से 10-12 FPS मिल रहे थे, यानी कि आप इसके अंदर गेमिंग नहीं कर सकते, ये लैपटॉप कैपेबल नहीं है। फिर मुझे लगा चलो थोड़ी सेटिंग्स लो करके देख लेते हैं, बिल्कुल ही नॉर्मल सेटिंग्स कर दी थी यहाँ पे। उसके बावजूद भी हमारे को 18 to 20 FPS मिल रहे थे। तो इसके अंदर आप ना 720p पे गेम खेल पाओगे, जबकि i5 11 जनरेशन 1080p पे गेम खिलवाने लायक है। K15 OLED की आप गेमिंग परफॉर्मेंस देख लो, 30 वॉट तक पावर ड्रॉ कर रहा है और 1080p पे यहाँ पे हमारी नॉर्मल सेटिंग्स पे 30 to 40 FPS दे रहा है। अब इससे आपको अंदाजा हो गया होगा कि कितना अंडर परफॉर्मिंग CPU है ये। अब इस लैपटॉप का सबसे बेस्ट पार्ट है भाई इसकी डिस्प्ले। 14 इंचेस की यहाँ पे फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, जिसका रेजोल्यूशन 1920x1080p मिल जाएगा। IPS पैनल इसके अंदर यूज कर रखा है, वैसे 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 100% sRGB वाली डिस्प्ले मिलती है यहाँ पे और 300 निट्स की पीक ब्राइटनेस। और आज की डेट में मार्केट में दूसरे लैपटॉप देखो HP के, डेल के, उसके अंदर आपको बेसिक डिस्प्ले मिलेगी 45% NTSC, जिसका मतलब 62 to 65% sRGB होता है। इसके अंदर 100% sRGB है एंड ब्राइटनेस भी नॉर्मली 250 निट्स मिलती है, इसके अंदर 350 निट्स की ब्राइटनेस है, जिसकी वजह से आप कंटेंट वगैरह देखोगे इसके ऊपर YouTube पे या कोई OTT ऐप वगैरह पे भाई बढ़िया दिखाई देगा। एंड डिस्प्ले ओवरऑल जिस प्राइस पॉइंट का लैपटॉप है ना उसके हिसाब से लगती बढ़िया है। और अगर आप इस पे फोटोशॉप वगैरह चलाते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था बेसिक लेवल का काम करवा देगा, तो इसके ऊपर कलर ग्रेडिंग वाले टास्क करने हो तो इसके ऊपर आराम से कर सकते हो। और ये इसका वेबकैम टेस्ट है, माइक भी लैपटॉप का यूज हो रहा है एंड वेबकैम 720p वाला है, बेसिक सा वेबकैम है। और आप देख सकते हो लाइट्स वगैरह को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, पूरा एकदम चिट्टा चिट्टा माहौल कर दिया मेरे चेहरे पे। बट वही बात, आपको कोई वीडियो कॉल्स वगैरह मीटिंग वगैरह लेनी हो उसके हिसाब से ठीक है। भाई जिस प्राइस पॉइंट का लैपटॉप है उस हिसाब से स्पीकर काफी इंप्रेसिव है इसके, मतलब काफी लाउड भी है, क्लियर भी है साउंड और 100% वॉल्यूम पे ऐसा कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं है। स्पीकर से डिसअपॉइंट नहीं होंगे आप। और इन स्पीकर्स के साथ आपको DTS सपोर्ट मिल जाता है, इसका सॉफ्टवेयर आता है, यहाँ पे इक्वलाइजर मिल जाता है, इसके अंदर आप कस्टमाइजेशन कर सकते हो, डिफरेंट कंटेंट के मोड आ जाते हैं फॉर एनहांस्ड एक्सपीरियंस। और इस लैपटॉप में आपको मिल जाएगी 50 Wh की बैटरी एंड इसको हमने टेस्ट किया था, कीबोर्ड बैकलाइट ऑफ पे, स्क्रीन ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर दी थी, बेसिक यूसेज करके देखा था, उसके अंदर आराम से 4 से 5 घंटे का बैकअप दे गया। अब आप कहोगे 50 Wh से इतना बैकअप कैसे निकल गया? जो इस लैपटॉप का ड्रॉबैक था ना कम वॉटेज ड्रॉ करना, उस कम वॉटेज ड्रॉ करने की वजह से CPU पे ज्यादा लोड ही नहीं है, इस चक्कर में बैटरी बैकअप आपको ज्यादा मिलेगा। तो भाई ये था इसका पूरा रिव्यू Infinix X2 Slim लैपटॉप का। और ये वाला वेरिएंट आपको 39,000 का मिल जाएगा आज की डेट में एंड इसके अंदर एक i3 वाला वेरिएंट भी है 11 जनरेशन के साथ, वो आपको अंडर 30,000 मिल जाएगा। एंड इस वीडियो से आपको आइडिया लग गया होगा कि भाई सिर्फ स्पेसिफिकेशन देख के मशीनरी बाय नहीं करनी, कभी भी हमेशा रिव्यूज वगैरह देख लेना, ऑनलाइन ब्लॉग्स वगैरह पढ़ लेना और बहुत सारी चीजें होती है जिसके बाद आप बाइंग चॉइस बना सकते हो। और मैं तो कहूंगा जिसका प्रॉपर रिव्यू ना मिले ना उस चीज को आप इग्नोर करो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन है आपके लिए। अब अगर इस लैपटॉप को कंक्लूड करूं तो ऐसा नहीं है कि भाई ये लैपटॉप बेकार है। अंडर 40,000 में एक तो ठीक ठाक प्रोसेसर मिल जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस ना भी दे रहा हूं, डिस्प्ले के अंदर बढ़िया मिल जाती है, बैकलाइट कीबोर्ड मिल जाता है, लुक्स काफी प्रीमियम है एंड ओवरऑल जो पैकेज है वो बढ़िया है। क्योंकि अगर आप i5 11 जनरेशन वाले दूसरे किसी और ब्रांड में लैपटॉप देखोगे तो 45,000 से ऊपर की रेंज में आपको मिलेंगे, जिसके अंदर इतनी अच्छी डिस्प्ले भी नहीं मिलती और बाकी बहुत सारी चीजें मिसिंग हो जाती है। बस एक चीज मैं कहूंगा, आफ्टर सेल सर्विस को लेकर आप ध्यान रखना कि आपके शहर में इन्फिनिक्स का सर्विस सेंटर है या नहीं है, और अगर है तो उसकी आफ्टर सेल सर्विस कैसी है, क्योंकि सिटी टू सिटी वैरी करती है, वहां पे कैसे लोग काम करते हैं, किस टाइप से वो हैंडल करना है, वो चीजें आप जज करना, उसके बाद अपनी बाइंग चॉइस बनाना। वैसे लिंक दे दूंगा मैं इसका डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर चेकआउट कर लेना। पसंद आई वीडियो लाइक मार देना, पहले बार सब्सक्राइब कर देना और कोई सजेशन क्वेरी या फीडबैक उसके लिए कमेंट सेक्शन खुला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, अब तक के लिए बाय। Granted, and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing.